अब उसे जुम्बिया के सामने अनजान बनने की अदाकारी करनी थी, जैसे वो हमेशा से करता चला आ रहा था, क्योंकि वो उसकी परवाह करता था। कार्टून प्राइम। आज हमें अपना मिशन मुकम्मल करके ही लौटना होगा। जुम्बिया ने पैरों में बूट पहनकर आड़े तिरछे अंदाज में तस्मे बंद करते हुए कहा। सूजे यानी उसके पालतू कुत्ते ने एक खास तरीके से आवाज निकालकर उससे खबरदार भी किया कि ये काम उसने अच्छे से सरंजाम नहीं दिया, लेकिन जुम्बिया ने उसे अनसुना कर दिया। उसका ध्यान मेज पर पड़े रेडियो से आती उन आवाजों पर था, जिनके मुताबिक मौसम सरमा की बारिशें शुरू होने वाली थी। लोगों को ठंड से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर बतलाई जा रही थी। बाबा, मैं थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। घर के पिछली तरफ बने हुए लकड़ी के दरवाजे को पार करते हुए वो एडसन से गोया हुई। सोजे मेरे प्यारे, इसका ख्याल रखना। एडसन जानता था जुम्बिया भूल जाएगी, इसलिए उसने सोजे को पुकारा और सोजे तो जैसे उसी इंतजार में था, वो भागता हुआ जुम्बिया के पीछे पहुंच गया। उफ मेरे खुदा, तुम और बाबा मुझे कभी बड़ा नहीं होने दोगे। जुम्बिया ने माथे पर तेवरियां चढ़ाते हुए कहा। सूजे ने नाक सकोड़ा, जैसे उसे जुम्बिया की कही किसी बात से फर्क न पड़ा हो, और सर हिलाकर उसे जतलाया, जैसे कह रहा हो, ज्यादा नखरे मत करो, मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा गया है। हाँ, मुझे अपने मखसूस मुकाम तक पहुंचने से पहले तुम्हें किसी और काम पर लगाना होगा, और इसके लिए मुझे क्या करना है मैंने सोच रखा है। जुम्बिया ने रुख मोड़कर लड़खड़ाने की अदाकारी की। उसके हाथ में पकड़ा हुआ लॉकेट उड़ता हुआ दूर जा गिरा। ये इत्तेफाक नहीं, बल्कि उसकी सोची समझी चाल थी। वालिदा की आखिरी निशानी। जुम्बिया की आंखों से आंसू बहने लगे। सूजे ने अफसोस से उसकी तरफ देखा। वो पांव पकड़े अफसुर्दा सी बैठी थी। वो भागता हुआ लॉकेट तलाश करने चला गया। ये ग्लिसरीन मेरी आंखें खराब कर देगी। जुम्बिया ने आस्तीन से अपनी आंखों को साफ किया। ये तरीका कारीगर साबित हुआ। उसे सूजे से कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन जान छुड़ाना थी। वो जानती थी सूजे लॉकेट ढूंढकर लाएगा। अगले ही पल वो वहाँ से रफू चक्कर हो चुकी थी। कुछ देर बाद मुंह में लॉकेट थामे सूजे उस जगह हैरान खड़ा था। ये लड़की मुझे फिर से चकमा दे गई है। ओह मेरी सूरजमुखी, तुम इतने उदास क्यों हो? जुम्बिया ने अपनी पीठ पर पहने हुए भारी भरकम बैग को उतारकर जमीन पर रखा और उसमें से शफाफ पानी की बड़ी सी बोतल को निकालते हुए पौधों के करीब आते एक मुरझाए हुए फूल से कहा। बादलों के पीछे छुपे सूरज ने ये बात सुनी तो झट से सामने आया। अब उस उदास फूल का चेहरा महकने लगा था। याहू, यही तो मैं चाहती थी। सूरज मियाँ, तुम मेहरबान रहना। उसने सूरज से इल्तिजा की। मैं तुम सबके लिए अबेला के तालाब का पानी लाई हूँ, ताकि कीड़े मकोड़े तुम तक पहुँचने से बाज रहें। उसने बारी बारी तमाम फूलों को छुआ और उन्हें तसल्ली दी। नर्म दिली में वो अपनी माँ जूनी पर गई थी, जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। उसका बाप एडसन एक लकड़हारा था, जो दिन भर वादी के लोगों के लिए जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता। आहिस्ता आहिस्ता उसने लकड़ी का काम शुरू कर दिया। उसके हाथ में महारत थी। वो मिट्टी को भी सोना बना सकता था, ऐसा उसके उस्ताद मिथाइन का कहना था। जुम्बिया की ख्वाहिश पर उनका घर भी लकड़ी से बनाया गया, जिससे लोग एडसन के हुनर के दिलदादा होते गए। जुम्बिया को जंगली पेड़ पौधों से उनसियत थी। उसने नजर बचाकर जंगल में एक नर्सरी बनाई हुई थी। वो अपने बाबा की बहादुर बेटी थी, जिसने मिट्टी के गमले बनाकर उनमें हर किस्म के पौधों को जमा किया हुआ था। ये सब उसी जंगल की पैदावार थे। यही नहीं, वो उनको अच्छे दामों बेचा भी करती। उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो चुके थे। इस बार सूजे की सालगिरह सबके लिए यादगार होगी। उसे कुछ देर पहले का वाकया याद आया, जब उसने सूजे को मिशन का कहकर बेवकूफ बनाया था।
सोजे को लग रहा होगा मैं जंगल से नई लकड़ियों की दरियाफ्त कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उसे यही कहानी सुनाई थी कि यहाँ एक ऐसा दरख्त मौजूद है जिसकी लकड़ियाँ इतनी नरम हैं कि उन्हें कोई भी खा सकता है। ओह, मेरा मासूम सोजे मेरी बात पर कितनी आसानी से भरोसा कर लेता है। उसने सोजे को अच्छे लफ्जों में याद किया, साथ ही वो तमाम पौधों में पानी डालती गई। ये हिफाजती शील्ड इस जगह को ढांपने के लिए बेहतरीन है। उसने सर उठाकर देखा, नीले रंग की शील्ड अभी नई महसूस हो रही थी, जिसके ऊपर उसने झाड़ियों और सब्जो जर्द पत्तों को इस तरतीब से रखा हुआ था कि किसी को मालूम ही ना हो सके यहाँ एक नर्सरी मौजूद है। और दूसरा, हवा और सूरज की रोशनी के आने का रास्ता भी बना रहे, जो पौधों के लिए बहुत जरूरी था। ज़ुम्बिया अपने काम से बहुत खुश थी। तुम सब अपना ख्याल रखना, मैं मिलने के लिए फिर आऊंगी। उसने पौधों को अलविदा कहकर अपना बैग पहना। ओह नो, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे ही उसकी नजर अपने जूतों पर पड़ी, वो चिल्ला उठी। वजह तस्मे नहीं, बल्कि उसकी लंबी फ्रॉक थी, जिसमें एक बड़ा सा सुराख दिखाई दे रहा था। वो अच्छी खासी फट गई थी। वालिदा की आखिरी निशानी, मेरी फ्रॉक, इसे मैंने खराब कर दिया। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? अब सोजे को सुराख मिल चुका होगा, मुझे जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। उसे याद आया, जब वो सूजे को चक्कर देकर वहाँ से भागी थी, तो रास्ते में उसकी फ्रॉक झाड़ियों में फंस गई थी, जिसे उसने जल्दी से खींचा था। अब ये उसी का नतीजा था। मेरे लिए तुम सब दुआ करना, मेरा सरप्राइज खराब ना हो। दबे पांव वहाँ से निकलते हुए उसने सरगोशी की, जैसे तमाम पेड़ पौधे उसे सुन रहे हों। धीरे धीरे पहाड़ पर चलते हुए वो कल के लिए बहुत कुछ सोच चुकी थी। तेज हवा की वजह से बड़ी और घेरदार फ्रॉक का फटा हुआ हिस्सा बार बार उसके सामने आ रहा था। हाँ ठीक है, तुम्हें भी मैं पैबंद लगा लूंगी, क्योंकि मैं हर काम कर सकती हूँ। पीछे खड़े एडसन ने सूजे को चुप रहने का कहा। जब ज़ुम्बिया सूजे को अकेले छोड़कर वहाँ से गायब हुई, तो सूजे ने एडसन को पुकारा और उसके लकड़ी का छोटा सा घर बनाते एडसन को ताज्जुब हुआ। वो भागता हुआ आया। कुछ देर के बाद ज़ुम्बिया के फ्रॉक के टुकड़े और बूटों के निशान ने उन दोनों को नर्सरी तक पहुंचा दिया, क्योंकि बेतरतीबी से बांधे गए तस्मे बूटों के निशान पर भी अपना असर छोड़ गए थे। और यहाँ आकर एडसन हैरत से दो चार हुआ। मुझे इस जंगल में काम करते हुए इतना अरसा बीत गया, इस जगह के बारे में मैं क्यों ना जान पाया। तब उसने यही सोचा था, लेकिन ये जान करके ये कारनामा उसकी बेटी का है, वो खुश हुआ। वो लोगों को हैरान करने की सलाहियत रखती है। एडसन ने ज़ुम्बिया के जाने के बाद सूजी से कहा। वो जान चुका था ज़ुम्बिया कुछ अच्छा सोच रही है, और जब उसे पौधों से बातें करते हुए सुना, तो ज़ुम्बिया के निकलते ही खामोशी से एक तरफ छुप गया। वो अपनी बेटी के सरप्राइज को खराब नहीं करना चाहता था। उसके चेहरे के तासुरात देखकर सूजी ने भी सर झुका लिया। मुझे भी राज रखना आते हैं। उसे उन दोनों बाप बेटी के कामों का अच्छे से इल्म था, लेकिन वो अनजान बना रहता, क्योंकि वो तीनों एक खानदान की तरह थे, और खानदान के अफराद का काम ही एक दूसरे को खुश रखना होता है। फिर वो रंग में भंग कैसे डाल सकता था? मेरी ये सालगिरह मजीद दिलचस्प होने वाली है, उसने सोचा, और धीमी सी आवाज निकालता हुआ एडसन के पीछे चलने लगा। अब उसे ज़ुम्बिया के सामने अनजान बनने की अदाकारी करनी थी, जैसे वो हमेशा से करता चला आ रहा था, क्योंकि वो उसकी परवाह करता था। कार्टून प्राइम को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।